चलिए, हमारे साथ अभिसार शर्मा जी दिल्ली से जुड़ गए हैं और अब अभिसार शर्मा जी से भी कुछ सवाल करें। एक बागी पत्रकार के रूप में, एक देशद्रोही पत्रकार के रूप में कई पत्रकारों की पहचान है उसमें। चलिए अभिसार जी नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़े हैं। एक कुछ अनौपचारिक बातचीत भी हो पत्रकारिता, और उसको तो उन चीज़ों पर तो हम बात करते ही रहते हैं। आज आप जंगली तरीके से चिकन बनाने की भी बात कर रहे थे, सुबह आपसे हमारी बात हो रही थी, उसी तेवर में खाना वाना खा के आप सामने आए हैं। तो एक सवाल कि आज जो हम लोगों के यहाँ मिथिलांचल में कहावत है, मतलब जात भी गंवाए और स्वाद भी नहीं पाए। आज मीडिया हाउस में जो काम करने वाले लोग हैं, ना तो वो सवाल पूछने की स्थिति में है, ना नौकरी बचाने की स्थिति में। ये सवाल पूछते तो चलिए कम से कम ये होता है कि चलिए आज के दौर में कि हम बाहर भी हैं तो कम से कम सवाल पूछ कर बाहर निकले हैं। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि अब बहुत मीडिया हाउस बिहार में भी बहुत सारे अलग अलग प्रांतों से भी खबर आ रही है, आपसे भी हमारी बात हुई, कब किस समय मीडिया हाउस बंद हो जाए कहना मुश्किल है। तो हम जिस सरकार के सहारे सोच रहे थे कि चलिए हमारी जिंदगी आराम से चल जाएगी, आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में मैं भी हूँ, और जो आज करोड़ों के पैकेज पाने वाले हैं उनकी भी कुर्सी डुल रही है कि भाई आप सवाल नहीं किए तो नौकरी बच जाएगी, ये भी कोई जरूरी नहीं है। इसको लेकर आपकी हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आप क्या होने वाला है मीडिया हाउस में भी, या मीडिया सेक्टर में क्या होने वाला है इस कोरोना संकट की वजह से। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं संतोष जी। अभी क्या हुआ है, 3 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हुई है, आप जानते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में। मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक और पत्रकार हैं जो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती हैं, और उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह कहां हैं, बस ये कहा था और कुछ नहीं कहा था। और आप जानते हैं कि दिल्ली के दंगों के दौरान भी अमित शाह नदारद थे। आप ये भी जानते हैं कि उस दौरान अजीत डोभाल मैदान में उतरे थे, अमित शाह कहीं भी नहीं दिखाई दिए थे। अभी पिछले कुछ दिनों से भी पूरी तरह से वो नदारद थे। और आप जानते हैं कि दिल्ली चुनावों में अमित शाह कितने सक्रिय थे। अब ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है कि कहां है गृह मंत्री। अब क्या आप जानते हैं कि उन 3 पत्रकारों में से एक ने उस पत्रकार के जवाब में कहा कि हमारे गृह मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हक किसने दिया सवाल पूछने का। यह कल्पना से भी विचित्र है कि अगर कोई पत्रकार गृह मंत्री का स्पोक्सपर्सन बन के रह गया है। आपको याद होगा, आज से 2 या 3 साल पहले की बात है, जब जनरल वीके सिंह ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रेस्टिट्यूट। उसके जवाब में आपको याद होगा रवीश ने एक लेख लिखा था, और आप जानते हैं उस वक्त फील्डिंग करने कौन आ गया था जनरल वीके सिंह के लिए। फील्डिंग करने के लिए एक पॉकेट साइज दंगाबाज एंकर आ गया था, जिसने कासगंज में एक झूठी खबर चलाई थी, जिसके चलते कासगंज में माहौल और बिगड़ सकता था। तो एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज चल रही है कि पत्रकारों की फील्डिंग करने, उनका स्पोक्सपर्सन बनने पत्रकार जो हैं, माफ कीजिएगा, नेताओं की फील्डिंग करने पत्रकार आ रहे हैं मैदान में इस तरह से। यह कभी हुआ इस तरह से खुलेआम इस तरह से फील्डिंग करना, और आप अपने ही बिरादरी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर। तो देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं, आपकी विश्वसनीयता तभी है जब आप अपना बुनियादी काम करेंगे। और आपका बुनियादी काम क्या है कि आप सवाल करें, सीधा सवाल करें, और सवाल उससे ही किया जाएगा जिसके हाथ में ताकत है, जो ये मादा रखता हो कि चीजों को पलट सके। अब जब गृह मंत्री से एक साधारण सवाल पूछा जाता है तो हमारे कुछ पत्रकार बंधु इतना बौखला जाते हैं जैसे घर की बात हो गई हो बिल्कुल। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आपकी विश्वसनीयता नहीं रहेगी, जब आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, तो आप में कौन इन्वेस्ट करेगा। ऊपर से देश की अर्थव्यवस्था ही ऐसी चली आ रही है। यह सिर्फ कोरोना संकट का देन नहीं है, उससे पहले भी आप जानते हैं कि सरकार के पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था। आज भी देखिए, आपने अगर गौर किया हो निर्मला सीतारमण का बयान, क्या हुआ था आप जानते हैं ना, कि टाइम्स नाउ का एक सर्वे आया है जिसमें पता चला है कि 23 मई की तुलना में, जब ये सरकार जीतकर आई थी, उसकी तुलना में इस वक्त प्रधानमंत्री का 8% जो है ग्राफ बढ़ गया है लोकप्रियता का। ये वो सरकार है, जीडीपी की बात कह रही थी कि 5 ट्रिलियन के लिए हम 8% जीडीपी हासिल कर लेंगे। तो आप 8% जीडीपी ना हासिल कर पाए, एक तथाकथित सर्वे का आप हवाला दे रही हैं, वित्त मंत्री उस तथाकथित सर्वे का हवाला दे रही हैं। यह आपको बहुत अजीब नहीं लगता? अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्टोपियन फ्यूचर। हम उस डिस्टोपियन फ्यूचर में हैं
जहां वित्त मंत्री पैंडेमिक के बीच, एक महामारी के बीच में एक ट्वीट करती है कि हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। मतलब ये सब बहुत ही अजीबो गरीब चल रहा है। और जब कोई पत्रकार इस पे सवाल करता है, क्योंकि बहुत कम लोग रह गए हैं, बहुत कम लोग रह गए इस तरह का सवाल करने वाले, तो जब पत्रकार इस तरह का सवाल करता है तो आप उसे तमाम चीजों से नवाजते हैं, जैसे आपने मेरे परिचय में भी कह दिया। तो वो तमाम चीजें एक तरह से चल ही रही हैं। संतोष जी, क्या कह सकते हैं? अच्छा, एक अभिसार जी, क्या लगता है जो जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं पत्रकारिता को लेकर, अभी कोरोना संकट में ही देखिए, जो बुनियादी सवाल है, जो उम्मीद करते हैं कि चाहे मजदूर चल रहा है वो किस हाल में है, ट्रेनें कितनी चल रही हैं, या फिर ट्रेन चलाने में समस्याएं क्या। अब 85-15 का ऐसी खबरें को लेकर विवाद शुरू हुआ कि आखिर कौन पैसा दे रहा है, किससे पैसा ले रहा है, बिल्कुल रिजल्ट क्या आ रहा है, मजदूर खुद टिकट लेके अपने लेके आ रहा है। तो ये जो सवाल एक मीडिया कर्मी को करना चाहिए कि भाई 85-15 पर आखिर झूठ कौन बोल रहा है। अभी तो लगता ही नहीं है कि इस खबर को लेकर भी कुछ चीजें सामने आ रही हैं। ऐसे कई सवाल हैं। अब पीपी किट नहीं है, डॉक्टर के पास मास्क नहीं है, लॉकडाउन से पहले भी ये समस्या थी, लॉकडाउन के बाद भी ये समस्या है। आखिर देश में रिसर्च क्या चल रहा है, इसको कोरोना से फाइट करने के लिए क्या क्या काम हो रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक प्रेस ब्रीफिंग होता है 4 बजे, जिसमें आपको कोई सवाल नहीं करना है। एक पता नहीं क्यों क्या स्थिति बनी है, बिहार से लेकर दिल्ली तक ये स्थिति बनी है। ये पीआरडी डिपार्टमेंट में अधिकारी आते हैं, एक वीडियो रिकॉर्डिंग होता है उनके ब्रीफिंग का, सवाल पूछना है तो 3 घंटे पहले उन्हें प्रश्न भेजिए। ये स्थिति हर जगह, क्वारंटाइन सेंटर पर नहीं जा सकते हैं मीडिया कर्मी, इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच जो मीडिया दिख रहा है, हमें कहा जा रहा है कोरोना योद्धा आप हैं, नवाजा जा रहा है, हमें भी फूल बरसाया गया कि कहते हो कि मीडिया कर्मी भी कोरोना योद्धा है। क्या आपको लगता नहीं कि इस जो एक नाम देकर ही सही हमें वो सारी चीजें जो हम जिसके लिए कौन सा किसका योद्धा है, हमें तो पब्लिक के लिए खड़े होना चाहिए। ये जो बदलाव हुआ है मीडिया में, क्या लगता है इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा इस संकट के बाद? देखिए, दूरगामी प्रभाव जैसे, बिल्कुल दूरगामी प्रभाव जैसे कि सीधे आपकी विश्वसनीयता पर पड़ रहा है। और देखिए, ये जो तमाम चीजों का आपने जिक्र किया, चाहे सरकार का ये दावा कि हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं, और आप अब तक समझ ही गए होंगे ये 85% सब्सिडी, जैसे कि आप जानते हैं, सरकार पहले से ही दे रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मगर सवाल यह है कि आपने इतना गजब का स्पिन दे दिया, इतना गजब का ट्विस्ट दे दिया कि हम मजदूरों से पैसा नहीं ले रहे हैं, तमाम चीजें सरकारी दस्तावेज का हिस्सा है। यही सरकारी दस्तावेज दिखा के आपको सरकारी प्रवक्ताओं को ग्रिल करना चाहिए। बीजेपी के वो नेता जो सरासर झूठ बोल रहे हैं, संबित पात्रा सरीके, उनको आपको कटघरे में रखना चाहिए। आप गुजरात सरकार का फरमान देखिए, अश्विनी कुमार के नाम से स्पष्ट है कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाएगा और मजदूरों से पैसे लिए जाएंगे। बीके यादव का आप बयान देखिए, जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम पैसा इसलिए ले रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि बेवजह मजदूर जो हैं वो रेलवे स्टेशन आ जाएं, मानो ये मजदूर पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं बिहार या उत्तर प्रदेश। ये तमाम चीजें बाकायदा सरकारी दस्तावेज का हिस्सा हैं। मैंने इसलिए तो आपसे कहा कि इस देश में इस वक्त कल्पना से विचित्र चल रहा है। आप सरकार को सरकारी दस्तावेज पे ग्रिल कीजिएगा ना, ये तमाम चीजें सरकारी दस्तावेजों का हिस्सा हैं। बिहार के अंदर आपने ये कह दिया कि साहब क्वारंटीन सेंटर्स में मीडिया नहीं जाएगी, मगर आप खुद क्या कर रहे हैं? नवादा के अंदर मजदूर बेचारा क्वारंटीन सेंटर्स छोड़ के भाग रहा है। और मैं एक चीज बोलने वाला हूं, कुछ लोग मुझे क्लासिस्ट होने का आरोप लगा सकते हैं, मगर आप जानते हैं कि हमारे मजदूर सामान्य तौर पर कितने बदतर हालात में जीते हैं। जो सामान्य तौर पर वो जिन घरों में रहते हैं वो इतने बदतर हालात में होते हैं। अब सोचिए, अगर वो मजदूर भी क्वारंटीन सेंटर छोड़ के भाग रहा हो तो वहां कितने बुरे हालात होंगे। नंबर 1, पटना से सटा हुआ वैशाली जिला है। आपने 40 मजदूरों को बगैर क्वारंटीन सेंटर्स में डाले उनको भेज दिया। आप सोच रहे हैं, देखिए हो क्या रहा है, हमारे जो मजदूर अब भेजे जा रहे हैं उनकी कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। आज की तारीख में आपके पास कोई टेस्टिंग किट नहीं है। आपका आईसीएमआर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, चाइना से टेस्टिंग किट मंगवाता है, बाद में पता चलता है नहीं साहब इसमें प्रॉब्लम्स हैं, फिर आप अगले दिन ही बयान जारी करते हैं कि नहीं हुजूर ये मत यूज कीजिए, इसमें दिक्कतें हैं। अब आपके पास टेस्टिंग किट्स नहीं है, आपका मजदूर जा रहा है बगैर टेस्टिंग किए, वो घर जा रहा है, और उसको फिर आप 40 मजदूरों को वैशाली के अन्य गांवों में आप झोंक देते हैं। आपको अंदाजा है आप कर क्या रहे हैं। और मीडिया ये सवाल नहीं कर रहा है। मीडिया क्या सवाल कर रहा है?
तबलीगी जमात के बहाने आप पूरे मुस्लिम कौम को, मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। मतलब तबलीगी जमात का दोष है, मगर मैं लोगों से सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर आपको तबलीगी जमात पे सवाल करना है तो आपको पहला सवाल यह करना चाहिए, जब महाराष्ट्र पुलिस तबलीगी जमात के आयोजन की अनुमति नहीं देती है मुंबई में 14 और 15 मार्च की, जब यह काम महाराष्ट्र पुलिस कर सकती है, तो दिल्ली पुलिस, जो कि गृह मंत्रालय और अमित शाह के अंतर्गत आता है, वो दिल्ली पुलिस आखिर क्यों आयोजन की अनुमति देती है तबलीगी जमात को? क्या सोचकर आयोजन की अनुमति देती है? नंबर 1। नंबर 2, साथ में सटा हुआ है पुलिस स्टेशन, निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन, आप क्या कर रहे थे? नंबर 3, जो तबलीगी जमात के तमाम विदेशी डेलीगेट्स अंदर आए भारत के अंदर, आप जब ये कह रहे हैं कि हमने 15 जनवरी से हमने लोगों को क्वारंटीन करना शुरू कर दिया था, देश में घुसने वाले लोगों को आपने बाकायदा 27 जनवरी को फरमान लगा दिया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो आपने उन विदेशी डेलीगेट्स की जांच क्यों नहीं की? हाँ। ये तमाम चीजें, ये सवाल अगर ये मीडिया पूछेगी तो जवाबदेही तय होगी सरकार की। मुझे प्रॉब्लम इस बात पर है, आप कटघरे में रखिए तबलीगी जमात को, करना चाहिए, मगर फिर आपको कटघरे में रखना चाहिए तमाम ऐसे लोगों को। सबसे पहली जवाबदेही सरकार की बनती है। जनता हाक दी जाती है, ठीक है, हम इनके जो धर्मगुरु हैं उन्हें हाक देते हैं, मगर सरकार से सवाल करना चाहिए। मगर जैसे मैंने आपको शुरू में मिसाल दी, जब किसी ने पूछा कि गृहमंत्री कहां है, तो एक पत्रकार कूद पड़ा जिस पर एफआईआर है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई गृहमंत्री से सवाल करने की। तो बहुत ही अजीबोगरीब बात चल रही है इस देश में। एक ब्रेक ले लेते हैं, बस 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, और एक सवाल, क्योंकि हम ये सवाल जानना चाहते हैं आपसे भी। वो दौर था जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, फिर कई तरह के घोटाले हुए, अन्ना आंदोलन हुआ, आप लोग चीख चीख कर सरकार से, मनमोहन सिंह से सवाल कर रहे थे। और ये 4-5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया इस देश के पत्रकारों को कि सवाल पूछने वाले तो छोड़िए, जो पत्रकार सवाल करते हैं उनसे आप सवाल करने लगते हैं। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आप सबों का स्वागत है। और अभिसार शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। याद करिए वो दौर 2012, 13, 14 का वो दौर, आप लोग चीख चीख कर कोलगेट घोटाला, क्या क्या किस किस घोटाले की चर्चा नहीं कर रहे थे दिल्ली में आप। अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन में लगा जैसे सरकार के खिलाफ सारी मीडिया खड़ी हो गई थी। आप तमाम लोग स्टूडियो छोड़कर रामलीला मैदान पहुंच गए थे। फिर निर्भया कांड हुआ, सरकार को उसी तरीके से आप लोगों ने घेरने की कोशिश की। ये आखिर 4-5 वर्षों के अंतराल में ऐसा क्या हुआ मीडिया के अंदर कि सारे के सारे ऐसे लोग जो सवाल करने वाले लोग थे आज घर पे हैं, और चीजें बदल गई पूरी तरह। वो घर पे रहे या ना रहे, वो अगर आप आज पत्रकार भी हैं तो वो सवाल नहीं कि वो तेवर कहाँ चला गया, या संस्थान जो अनुमति दे रही थी आपको कि आप जाइए सवाल कीजिए, अन्ना आंदोलन में खड़े होकर दिन भर आप लोग लाइव कर रहे थे, बिना पानी पिए हुए, बिना खाना खाए हुए। लग रहा था जैसे वाकई में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े आंदोलन का आगाज मीडिया कर्मियों ने किया है। बड़ी तारीफ भी हो रही थी, चलिए देश देश में आंदोलन हो रहा था, उसमें मीडिया की बड़ी भूमिका थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो पूरा तंत्र, मीडिया का जो वो तंत्र था, वो 1-2 साल के अंदर ही ऐसे लगा कि ये ताश की पत्तों की तरह था और भरभरा कर गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या रही? देखिए, इसकी वजह होता क्या है, लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। आज की तारीख में हमें जो तमाम शब्दों से नवाजा जाता है, आपने जो चीजें मेरे बारे में बताई वो सब जानते हैं 2014 से पहले। बीजेपी के नेता भी जानते हैं 2014 से पहले अभिसार शर्मा क्या थे, क्या करते थे, वो तमाम चीजें होती रही। हुआ क्या है जो मैं पहले भी बता चुका हूं और आपके दर्शकों के लिए फिर से बताना चाहता हूं। ये सरकार चूंकि एक व्यक्ति विशेष के करिश्मे पर आधारित है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये और जब आप उस व्यक्ति पर सवाल करते हैं तो जाहिर सी बात है उस सरकार की काबिलियत पे सवाल होता है। तो जब एक व्यक्ति विशेष के करिश्मे पर एक पूरी सरकार आधारित होती है तो सवाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यह सरकार कई फ्रंट्स पे काम करती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, मसलन नृपेंद्र मिश्रा तो अब पीएमओ में है नहीं। नृपेंद्र मिश्रा जब पीएमओ थे तो वो प्रोपराइटर्स से संपर्क साधे रहते थे, यानी कि बड़े मुद्दों को लेकर। और ये नृपेंद्र मिश्रा होते थे जो उनके कान उमेटते थे अपने तरीके से। और फिर दूसरे और तरीके थे, 2 और मंत्री थे, मसलन मौजूदा रेल मंत्री और स्वर्गीय अरुण जेटली। इनका ताल्लुक, इनका जो संपर्क रहता था वो
एडिटर्स से होता था। कोई भी अगर कोई प्रतिकूल खबर होती थी तो उस पर। फिर एक तीसरा जो हिंदी चैनल्स के साथ जो अनिल बलूनी हैं, मीडिया सेल के इंचार्ज हुआ करते थे, अभी वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अमित शाह के बहुत करीबी थे, वो लगातार मीडिया चैनल से संपर्क में होते थे। वही दरअसल मीडिया चैनल्स, अगर कोई मीडिया चैनल कोई बहुत उल्टी सीधी जो सरकार के लिए असहज करने वाली स्थिति या कोई खबरें चलाए, तो ये अनिल बलूनी का काम था, जिसमें वो बताया करते थे कि साहब अब हम आपको बॉयकॉट कर रहे हैं। और यही हुआ, पत्रकारों को बॉयकॉट किया गया, चैनल्स को बॉयकॉट किया। मैं आपको 2-3 मिसालें दे भी सकता हूं, रवीश ने अक्सर इस बात का जिक्र किया है, अपनी भी मिसाल दे सकता हूं। चूंकि मेरा एक खास अंदाज है सवाल करने का, तो मुझे याद है मैं डिबेट्स किया करता था, फिर अचानक डिबेट से हटा दिया गया। तो मैंने अपने एडिटर से पूछा था कि इसकी वजह क्या थी। तो पहले तो काफी दिनों तक टालते रहे, बाद में उन्होंने बताया कि देखिए ये बीजेपी की तरफ से फरमान है कि अगर अभिसार शर्मा रहेगा तो हम डिबेट्स में प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। तो एक बहुत ही अजीब और गरीब विडंबना है, यानी कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके बहुत ही बेहतरीन वक्ता हैं। इस पार्टी के आप इतिहास में डालिए, देखिए मैं भी जब कॉलेज में था तो मेरा वैचारिक सहमति जो है ना वो एबीवीपी के साथ थी, और उसकी एक वजह थी क्योंकि इनके जो तमाम नेता थे बहुत ही बेहतरीन वक्ता थे। मगर एक अजीब और गरीब आयरनी है कि यही पॉलिटिकल पार्टी जो है सवालों से डरती है। हालांकि मैं जैसे बता दूं कि 1999 से 1998 से 2004 का भी मैंने दौर देखा है। उस वक्त ये दिक्कत नहीं थी बीजेपी के साथ, अब ये दिक्कत आ गई है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप जो मर्जी कह लें कि वो जो भी करते हैं, मगर वो शख्स हर 2 दिन के बाद प्रेस के सामने होता है और प्रेस उसकी बखिया उधेड़ रही होती है। हमारे प्रधानमंत्री जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है, उन्होंने एक तरफा संवाद किया है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, राहुल गांधी अभिजीत बैनर्जी, रघुराम राजन के साथ संवाद कर रहा है। ये काम किसका होना चाहिए? इस तरह का विश्वास प्रधानमंत्री को पैदा करना चाहिए अपनी देश की जनता में। आप एक तरफा संवाद कर रहे हैं, आप जो एक तरफा संवाद कर रहे हैं उसका संदेश भी गलत जा रहा है। ताली बजाओ थाली बजाओ, वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। मोमबत्ती जलाओ, लोगों ने घर जला दिया। मेरे ख्याल से बिहार में एक जगह पे बस्ती में आग लग गई थी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि व्हाट इज द बिग मैसेजिंग। बिग मैसेजिंग में आप पूरी तरह से फेल रहे हो। जवाबदेह आप बिल्कुल नहीं हो, अकाउंटेबल नहीं हो। अब जब आप अकाउंटेबल नहीं होते तब आप इस तरह के चीजें अपनाते हो जिसमें आप चैनल्स पर दबाव डालते हो। छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर एक चैनल है, उसके कुछ 1-2 पत्रकार कठिन सवाल किया करते थे। अचानक क्या होता है कि एक बाबा जी का फर्म है, वो बाबा जी अपने तमाम एड्स विड्रॉ कर लेते हैं। वो चैनल को सरकारी एड, जब तक वो पत्रकार थे, मैं आपको एक छोटा सा एक वो दे रहा हूं, 7 या 8 लाख मिल रहे होते हैं। मगर जैसे ही वो पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है या वो निकल जाते हैं, वो 7 या 8 लाख संतोष जी 8 करोड़ हो जाता है। और ये कल्पना नहीं है, ये कल्पना बिल्कुल नहीं है। तो ये हकीकत है, ये अलग अलग तरीकों से। और वो जो बाबा जी का फर्म है वो वापस उनमें एड भी देने लगता है। माफ कीजिएगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं ये तमाम चीजें जो होती हैं, जब तक आपके पास बहुत ही, हाँ बिल्कुल, आप तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये तमाम चीजें हकीकत हैं और ये सरकार भी जानती है। और देखिए, अगर आप आज की तारीख में ऐसे सवालों पर अंकुश लगा दो, ऐसे पत्रकारों पर अंकुश लगा दो, तो आप एक निहायत ही बौनी मानसिकता की प्रजा को जन्म दे रहे हैं। वो जनता जो अपने सरकार से सवाल नहीं करती है, वो जनता जो ये तमाम गलतियां चल रही हैं, जो तमाम दिक्कतें चल रही हैं, जिसमें हमारे 50 से 60 मजदूर सड़क पे चलते चलते मारे गए हैं, उसके लिए भी वो खुद को दोषी मानती है। अच्छा, तो ये एक बहुत ही अजीबो गरीब स्थिति है। तो ये आपके उस सवाल, हाँ अभिसार जी, एक आखिरी सवाल आपसे है, ये रहेगा जो अमूमन देखिए, ठीक है, सरकार अपने तरीके से जो लोअर मीडिया, मतलब हम लोग जो नीचे काम करते थे अखबार में, डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट जहाँ, मतलब जो सरकार के खिलाफ गुस्सा लोगों में रहता था, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा में रहता था, वो अखबार के दफ्तर पहुंचते थे, मीडिया हाउस पहुंचते थे। हम लोग उनका बाइट चला दिए, उनकी खबरें चला दी, उनका गुस्सा इतना जरूर होता है, चलिए हम अपनी बात रख दी।
ये जो बात अब नहीं रखने की जो बात हो रही है, धीरे धीरे लोगों में स्वाभाविक तौर पर है कि आक्रोश बढ़ता जा रहा है व्यवस्था के खिलाफ, कि अब मीडिया भी खबर नहीं दिखाती है हमारी, वो उसकी बात भी हम लोगों को गाली उसकी सुननी पड़ती है, अरे आप लोग तो बिक गए हैं। ये जो एक बैलून फूल रहा है सोसाइटी के अंदर में, जो अपनी बात रखने का है, क्या सरकार और सत्ता ये चीजें समझ नहीं रही है कि भाई ये जो हम अगर मीडिया में 10 खबरें आ भी गई, बहुत तरह का इमेज उसके आधार पर अब बदलने की कोशिश सोचते होंगे कि ये ऐसा हो सकता है। ये जो दबाव बन रहा है सोसाइटी के अंदर में, उनके अंदर जो उबाल पैदा ले रहा है, अरे हमारी खबर तक नहीं चल रही है, इसका क्या असर हो सकता है आने वाले समय में। और एक और सवाल, आपको क्या लगता है कि ये जो हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ना अब हम पत्रकार रहे ना पैरोकार भी रहे, और खास करके अगर बीजेपी की बात करें, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, एक दौर था जिनका मीडिया से सबसे बेहतर रिश्ता रहा करता था। जब मनमोहन सिंह और हमारे यहाँ बिहार में लालू यादव जैसे लोग भी सत्ता में थे, तो बीजेपी सुशील मोदी की खबरें प्रमुखता से इसलिए चली जाती थी कि उनका बेहतर रिश्ता रहता था। ये जब लोग सरकार में आए तो ये इस प्रोसेस को क्यों बंद किए, वो कि विपक्ष की आवाज नहीं उठनी चाहिए, जनता का आवाज मीडिया में नहीं आनी चाहिए, ये सोच इनके अंदर में कैसे डेवलप किया? क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर यही लोग सत्ता में रहेंगे, कल अगर सत्ता से ये बाहर निकल जाए, तो अगर आप मीडिया में रह गए तो किस चेहरे से लेके हमारे आपके पास ये आएंगे कि देखिए मेरी बात नहीं छप रही है। देखिए, इस सरकार ने जाने अनजाने में एक फॉर्मेट पेश कर दिया है भविष्य में आने वाली सरकारों के लिए, कि आप मीडिया हाउसेस पर किस तरह से दबाव बनाएं। ये जो विश्वसनीयता खोई है मुख्य धारा की मीडिया ने, हालांकि मैं फर्क करना चाहूंगा संतोष जी, मुख्य धारा की मीडिया और दूसरी तरफ जिसे आप वैकल्पिक मीडिया कहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, आप जैसे पत्रकार जो हैं उनकी बात मैं अगर कर रहा हूं, तो देखिए 2 तरह के हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब भी सही मायनों में अपने सवाल कर रहे हैं। मैं जिन 3 मंचों के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं बेबाकी से अपने सवाल करता हूं, तो वो फर्क है। मुख्य धारा की मीडिया पूरी तरह से असफल रही है। पहले जो आपने सवाल किया था, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा जनता के सवाल, देखिए माफ कीजिएगा मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर जनता के दोहरे मापदंड है। आप लोग हमें कॉल करते हैं कि साहब मेरे कॉलेज में ये दिक्कत है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, सरकार ये नहीं कर रही है, मगर होगा क्या? बाद में वोट तो आप उसी हिंदू मुस्लिम छद्म राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर जाके दे देते हैं। मुद्दा दिक्कत क्या है, माफ कीजिएगा, जनता भी दोगली है इस मायने में, क्योंकि आप जब वोट देने जाते हो तो आप उन्हीं बुनियादी और सकरे मुद्दे पे देते हो, मगर आपकी समस्याएं भी मुबाए खड़ी हैं। आपको समझना पड़ेगा, ये जो इस वक्त जो सरकार का ये बहुत ही जबरदस्त धतूरा इन्होंने चटाया हुआ ना हिंदू मुस्लिम का, होता क्या है, जब हम हमारा ब्रेन वॉश होते हैं ना, वी ऑलवेज लुक फॉर अ टारगेट, अपना गुस्सा निकालने के लिए। अब वो गुस्सा क्या है, वो टारगेट क्या है? तबलीग की जमात के बहाने मुसलमान हैं, तो वो हमें लग रहा है। सबसे दुख की बात मुझे लगती है कि आज मैं जिस मंच पर बात कर रहा हूं, यानी कि कशिश, और वो कशिश जिस राज्य में है, बिहार की एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है, सांप्रदायिक माहौल, दंगे यहां कभी नहीं हुए, ठीक है, यहां पे सांप्रदायिक माहौल नहीं रहा। मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। एक चौबे जी का लड़का जो है प्रदर्शन निकालता है, यात्रा निकालता है, और जब एक शर्मा जी का लड़का सवाल करता है तो तुम शर्मा जी को लड़के को गाली देते हो, और वो जो चौबे जी का लड़का आधे बिहार या 1/4 बिहार को दंगे में झोंक देता है, और बिहार का रिकॉर्ड जो एक रहा है वो टूट जाता है। और एक और चीज की मिसाल देता हूं, देखिए मैं शर्मा हूं, ठीक है, मेरी जो परवरिश हुई है संतोष जी, एक मध्यम वर्गीय फॉरवर्ड कास्ट हिंदू के तौर पर हुई है, मगर मेरे मां बाप ने जो मुझे शिक्षा दी है कि कभी इंसान और इंसान के बीच का फर्क ना हो, और वही मेरी पत्रकारिता में मैं कोशिश करता हूं लागू करने की। मगर बावजूद उसके मुझे याद है, क्योंकि मैंने बताया कॉलेज के दौरान मैं इंस्पायर्ड था एबीवीपी की विचारधारा से, या जब मैं देखता था वाजपेयी जी को बोलते हुए, मुझे याद है जब लालू जी ने अडवाणी जी का रथ यात्रा रोकी थी, तो एक बहुत नाराजगी थी लालू जी को लेकर फॉरवर्ड कास्ट हिंदूज को, खासकर जो बिहार के बाहर बसे हुए थे। मगर जब मैंने बाद में देखा कि 1990 से 93 के बीच
उस रथ यात्रा से जो शुरू हुआ था मंजर, उन 3 सालों में 2,500 लोग मारे गए। तो मुझे पता चला कि बॉस, ये आप भी जानते हैं कि वो रथ यात्रा क्यों शुरू हुई थी। वो राम मंदिर के लिए नहीं शुरू हुई थी। आप भी जानते हैं जॉर्ज फर्नांडिस का वो बयान संतोष जी, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि अडवाणी जी ने कहा था, चूंकि वीपी सिंह ने मंडल लागू कर दिया था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा है रथ यात्रा के अलावा। तो जो मुझे याद है, जब जो बात लालू जी ने कही थी, और आप उनकी डॉक्यूमेंट्री राम के नाम है यूट्यूब में, उन्होंने कहा था कि भाई जब मंदिर में जाने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, घंटा बजाने वाला इंसान ही नहीं रहेगा, तो मंदिर का क्या फायदा होगा। इतनी खूबसूरत बात ये कही थी। मगर उस वक्त मुझे याद है हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि आप एक खास विचारधारा से इंस्पायर्ड थे। आज की तारीख में हकीकत यह है कि ये जो धर्म का दतूरा है, एक अजीब और गरीब किस्म का विक्टिमहुड आपने पैदा कर दिया है मेजॉरिटी के अंदर, कि साहब हम ही शिकार हैं, हम ही पर अत्याचार हो रहा है। अगर आपका शासक आपको दबा कुचला, प्रोवोक कर रहा है, भड़काऊ बना रहा है, दबा कुचला बचा रहा है, तो इससे बुरी हालत कुछ नहीं हो सकती है। जिस व्यक्ति से, जिस विचारधारा से इंस्पायर्ड होते हैं, वो आपको प्रगतिशील बनाता है, वो आपको खुली सोच का बनाता है, आपको इनसिक्योर नहीं बनाता है संतोष जी। तो ये दिक्कत है। और रही बात आपने जो दूसरी बात कही, यकीनन जब सत्ता में होती है बीजेपी, मगर जैसे मैंने कहा 2014 के बाद की बीजेपी बदल गई है। ये बीजेपी नहीं है, ये मोदी जी की बीजेपी है, ये अमित शाह की बीजेपी है, और उसी की हमें झलक इस पार्टी में, उसके काम करने के अंदाज में दिखती है। मुझे याद है वाजपेयी जी के दौरान पत्रकारों के से उनके साथ क्या रिश्ते थे, आप भी जानते हैं पत्रकारों से क्या रिश्ते हैं। और एक अजीबोगरीब विडंबना है कि एक व्यक्ति विशेष की सोच को बचाए रखने के लिए अब आप सवालों का भी सामना नहीं करते हैं। इसका खमियाजा देश भुगत रहा है। हमारी जो प्रतिष्ठा है उस पर सवाल उठ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यह सब तभी होता है जब मीडिया लाचार हो, जब सरकार की जवाबदेही नहीं हो। और ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में वो एक डायलॉग है ना, वो कौन सी फिल्म, तनु इट्स मनु का, अभी तो हमें और जलील होना है। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिसार जी, आपने इतना वक्त दिया। और जिन चीज़ों से हम उम्मीद कर रहे थे, बड़ी बेबाकी से आप चीज़ों को रखिए, आपने उन चीज़ों को भी रखा है। कि और हमारी भी कोशिश रहेगी कि देशद्रोही ही सही, कभी कभी वक्त ऐसा भी आता है कि जब इस तरह के नाम से नवाजे जाने वाले लोग भी अपने आप को कहीं ना कहीं देशभक्त की श्रेणी में मानने जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिसार शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े। और एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रत्ना जी जुड़े हैं, दूरदर्शन के डायरेक्टर रही हैं, और इनसे भी हम इस इश्यूज पे बात करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और चर्चा जारी रहेगी।